Hi everyone. Today we have discussed the continuing part of the rural local self government. In the last video which we have discussed, that was the Nyay Panchayat and its function. Now, today the point which we have discussed, that is the block level, and the block level is also known as the block samiti. What is the block level? Is also known as the block samiti. First of all, we know that very well here that it is also known as the second tier of the Panchayati Raj in the Panchayat Samiti. सबसे पहले अब हम लोग ये चीज सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं. ये जो ब्लॉक समिति है या ब्लॉक लेवल जिसको हम लोग कहते हैं ना, एक तरह से उसको पंचायत समिति भी कहा जाता है. तो आज जो हम लोग सबसे पहले समझने जा रहे हैं, ये आपका ना खास करके सेकेंड टायर ऑफ द पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है. दैट इज द पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति जिसको हम लोग कहते हैं. नाउ कम टू बी द पॉइंट. We also know very well that different states have the different names of the block samiti. Now, if we have talked about to be the Uttar Pradesh, so it is known as the Kshetra Samiti. Now, if we talk about to be the Madhya Pradesh, there it is known as the Janpada Panchayat. If we talk about to be the Gujarat, in Gujarat it is known as the Taluka Panchayat. And basically in the Andhra Pradesh, Bihar and the Odisha, it is known as the Panchayat Samiti. And in Tamil Nadu, that is the Union Council. Okay. So that is the other name of this block Samiti as known as in the other states. We knew that very well here. A district is divided into the development blocks. ये चीज हम लोग जानते हैं बढ़िया से कि डिस्ट्रिक्ट को एक तरह से डेवलपमेंट्स ब्लॉक्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है. ओके. अ ब्लॉक समिति वर्क्स एज एन द एसेंशियल लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद. और अगर हम लोग ग्राम पंचायत की बात करते हैं ना, तो ग्राम पंचायत से लेकर के और जो आपका जिला परिषद होता है, क्या चीज होता है, जिला परिषद. ये जिला परिषद के अंदर में इसका जो वर्क होता है ना, इसी लेवल पे किया जाता है. किसके किसके बीच में, तो ग्राम पंचायत के बीच में और जिला परिषद के बीच में. Now the member of a block committee are also elected for the terms of the 5 year. कहते हैं कि ना कोई भी जो मेंबर होता है ना, खास करके इस ब्लॉक समिति का, उसको वहां पर ना एक तरह से इलेक्ट किया जाता है. कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, for the 5 years. Now come to the next point and that is the composition. अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट हमारा होगा सबसे पहले कंपोजिशन का. ओके. तो सरपंचेस ऑफ ऑल विलेजेस दैट फॉल विद इन द ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक होते हैं ना, उसमें जितने भी सरपंचेस होते हैं ना, वो लोग क्या होते हैं ना, इसी ब्लॉक के अंदर मिलकर मेंबर बनते हैं. ध्यान से हम लोग को कंपोजिशन सुनना है, समझना भी है. मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जिसके अंदर में आपका विधानसभा एंड विधान परिषद भी आता है. क्या क्या आएगा इसमें, विधानसभा और विधान परिषद, सभा और विधान परिषद, ये इसके अंदर में आते हैं, परिषद. तो सेकेंड पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं इसमें, सो क्या है इसमें कि मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट मींस द विधानसभा एंड द विधान परिषद, एंड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जिसको हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के नाम से भी जानते हैं. लोकसभा एंड राज्यसभा, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. ये दो पॉइंट आपको याद रखना है कि मेंबर जो होता है खास करके स्टेट लेजिस्लेचर का, और मेंबर जो होता है पार्लियामेंट का, दैट मींस द लोकसभा एंड द राज्यसभा, इलेक्टेड फ्रॉम दैट ब्लॉक. और उसी ब्लॉक से ये सब जो है ना, वो एक तरह से इलेक्ट किए जाते हैं. ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया. नाउ इन अ थर्ड पॉइंट, द सीट्स आर द रिजर्व फॉर द वुमेन. 1/3 ऑफ द सीट, जिसको हम लोग कहते हैं 1/3 ऑफ द सीट, ये सीट जो है ना वो रिजर्व किया जाता है. किसके लिए, तो वुमेन के लिए. एंड द पीपल बिलोंगिंग टू बी द शेड्यूल कास्ट, और जो पीपल खासकर का शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करेगा, एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, ये भी इसके मेंबर होते हैं. इतना चीज समझना आपको जरूरी भी होगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द मेंबर ऑफ द ब्लॉक समिति इलेक्ट द चेयरपर्सन एंड अ वाइस चेयरपर्सन. कहते हैं कि जो मेंबर होता है ना खासकर का ब्लॉक समिति का, ये लोग चेयरपर्सन के रूप में और वाइस चेयरपर्सन के रूप में भी वहां पर में इलेक्ट किए जाते हैं. ये कंपोजिशन है. किस चीज का कंपोजिशन है ये आपका, तो ब्लॉक समिति का.
नेक्स्ट पॉइंट, द चेयरपर्सन ऑल्सो नोन एज द ब्लॉक प्रमुख। कहते हैं कि हम लोग चेयरपर्सन को ना एक तरह से ब्लॉक प्रमुख के नाम से भी जानते हैं। ब्लॉक प्रमुख इसके नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसको? तो जो खास करके चेयरपर्सन होता है ब्लॉक समिति का, उसको। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली वर्किंग ऑफ द समिति, और ये डेली वर्किंग समिति के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब वहां पर जितने सारे काम वगैरह होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी के सभी इनके ऊपर में होता है, ब्लॉक प्रमुख के ऊपर में होता है, यानी कि चेयरपर्सन के ऊपर में होगा। नो, इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरपर्सन, अगर हम लोग बात करते हैं चेयरपर्सन का, ये चेयरपर्सन अगर मान लिया जाए किसी कारणवश एब्सेंट होता है। एब्सेंट का मतलब हो सकता है कि बाय किसी वर्क से वो आपका कहीं और जगह चला गया होगा, या फिर तबीयत वगैरह खराब हो गई होगी, तो उस समय में चेयरपर्सन के जगह में जो वाइस चेयरपर्सन होता है वो उसका सारा का सारा काम देखा करते हैं। मतलब वाइस चेयरपर्सन जो होगा वो सारा का सारा वर्क या फंक्शन जो भी होगा समिति का वो देखेंगे। सो ये आपका मतलब एक तरह से पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑल प्लान्स ऑफ द ब्लॉक समिति आर द इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट। कहते हैं कि जितने भी सारे प्लान वगैरह होता है ना वो एक तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। किसके द्वारा? तो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। अब ये ब्लॉक डेवलपमेंट अगर हम लोग ऑफिसर की बात करते हैं तो इनको एक तरह से अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देखें तो इनको बीडीओ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीडीओ, दैट मींस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये इसके काम देखेंगे। सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। अब जो है ना सारा का सारा काम होल ब्लॉक का, ब्लॉक का सारा काम वो वहां पर देखेंगे। कौन? जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं। तो ये सारा का सारा पॉइंट जितना भी था ना आपका, वो एक तरह से कंपोजिशंस के अंदर में आता है। ये तो हो गया कंपोजिशन, लेकिन इसके बाद में भी और सारे पॉइंट्स वगैरह हैं, और वो पॉइंट्स है आपका फंक्शंस का। अब हम लोग जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो पॉइंट हम लोग का रिलेटेड उसी फंक्शन से रहेगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड दैट इज अबाउट टू बी द फंक्शंस। ओके, तो बेसिकली in a functions what happen, a block समिति makes a plan for the development of the whole block। कहते हैं कि एक जो ब्लॉक समिति होता है ना वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाता है। वो पूरे के पूरे ब्लॉक्स को कैसे तरह से डेवलप करेगा उसका वो प्लान बनाता है। एंड द बेसिकली द एक्सपर्ट नोन एज द एक्सटेंशन ऑफिसर हु हेल्प द विलेजर्स इन मेनी वेज। अगर हम लोग बात करें ना एक्सपर्ट का जो इस काम के लिए एक तरह से देखा करता है, तो वो आपको एक तरह से एक्सटेंशन ऑफिसर्स कहलाता है, जो खास करके विलेजर्स को ना मेनी वेज में वो लोग क्या करता है, तो एक तरह से हेल्प करता है। अब हम लोग एक एक करके फंक्शन का पॉइंट पढ़ते चले जा रहे हैं, समझते चले जा रहे हैं। तो इन द पॉइंट नंबर 1, द एक्सपर्ट इन द एग्रीकल्चर एडवाइसेस विलेजर्स ऑन बेटर वैरायटी ऑफ द सीड्स, पेस्टिसाइड्स, न्यू मेथड्स ऑफ द कल्टीवेशन एंड सो ऑन। कहती है जो एक्सपर्ट्स होता है खास करके एग्रीकल्चर का, वो विलेजर्स को ना एडवाइस देता है। किसके लिए? ऑन बेटर वैरायटी ऑफ सीड्स के लिए। मतलब जो फार्मर खास करके अपने खेतों में जो वो लोग खेती करने के लिए जो भी अनाज क्रॉप्स वगैरह उपजाते हैं ना, वहां पे वो लोग बोलते हैं कि आप बेटर वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज करो। इतना ही नहीं, अगर प्लांट्स हो जाती है तो उसमें पेस्टिसाइड्स का भी आप यूज करिए, और जो कल्टीवेशन का अलग अलग जो न्यू मेथड्स है ना उसको अप्लाई करने के लिए ये लोग बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट में। तो एक्सपर्ट इन द एनिमल हस्बेंडरी टेल अस देम अबाउट टू बी द बेटर ब्रीड्स ऑफ द कैटल। ये लोग ना बेटर ब्रीड्स जो होता है खास करके कैटल का, ब्रीड्स ऑफ कैटल, कैटल माने पशु जिसको हम लोग कहते हैं, जहां भी कोई पशु पालन अगर होता है तो बेटर ब्रीड्स ऑफ कैटल्स के लिए बोला जाता है। एंड देयर अपकीप एंड द मेंटेनेंस, और इसके अपकीप के लिए भी और संग में इसका जो मेंटेनेंस होगा उस मेंटेनेंस को बनाने के लिए भी एक तरह से ये लोग जो एक्सपर्ट होते हैं वो इसमें मतलब खास करके एनिमल हस्बेंड्री को जो एक्सपर्ट होते हैं वो फार्मर को इसी तरह से बेटर ब्रीड्स ऑफ कैटल के लिए और अपकीप उसको कैसे किया जाएगा, फिर उसको मेंटेनेंस कैसे की जाएगी, वो सारा का सारा एडवाइस जो होता है ना वो उनके द्वारा दिया जाता है, एक्सपर्ट के द्वारा। अब हम लोग आते हैं फंक्शन का 3 नंबर पॉइंट में। एजुकेशनल एक्सपर्ट्स ऑर्गेनाइज द लिटरेरी प्रोग्राम्स।
कहते हैं कि जो भी एक्सपर्ट होता है खास करके इसमें किसमें, तो एजुकेशन मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं लिटरेसी जो प्रोग्राम होगा। लिटरेसी प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी पीपल को एक तरह से आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो प्रोग्राम कि कैसे क्या पढ़ाई होती है, उसका क्या महत्व होता है, ये सब सारे के सारे चीज के बारे में, शिक्षा के बारे में वो लोग समझाते हैं। क्योंकि तो शिक्षा के बारे में समझाना भी ये बहुत मतलब एक तरह से बड़ा सा काम होता है इसके पंचायत के अंदर, पंचायत समिति के अंदर में। कहते हैं कि जब तक पीपल या जो भी रहने वाले वहां के होते हैं ना, वो लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे ना, तब तक वो लोग बेटर वर्क क्या होता है, क्या मतलब एक तरह से डिसिप्लिन होती है, कैसे कोई काम किया जाता है, ये सब सारा का सारा चीज समझ में नहीं आता है। इसलिए उनको लिटरेरी प्रोग्राम वगैरह, लिटरेसी प्रोग्राम वगैरह करवा के और उन लोगों को शिक्षा वगैरह दिया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज के बारे में समझाते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट नंबर 4, दैट इज द गाइडेंस ऑन द हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर का मतलब क्या हो गया कि आपके शरीर से, स्वास्थ्य से जो रिलेटेड जो पॉइंट होता है, तो इसमें आपको क्या किया जाएगा, गाइडेंस किया जाता है किसके लिए, तो आपका जो हेल्थ केयर होता है एंड फैमिली वेलफेयर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। इसमें हेल्थ केयर से लेकर के आपका जो भी हेल्थ केयर होगा उसको समझाया जाएगा। हाँ, हेल्थ केयर के बारे में समझाया जाता है। और इतना ही नहीं, जो फैमिली वेलफेयर वर्क होते हैं ये भी इसके अंदर में एक तरह से गाइडलाइन किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे काम जो होते हैं ना, वो इसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शंस आते हैं। और अगर हम लोग बहुत सारा सब पॉइंट है इसमें फंक्शंस में, लेकिन और कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं जो कि एक तरह से एलिजिबल है, इसको समझना जरूरी है। इट प्रोवाइड्स द हेल्थ सर्विसेज टू द विलेजेस, तो हम लोग समझ ही गए इसमें ये हेल्थ केयर वगैरह फैमिली वगैरह को वेलफेयर को देता है। नो, इट आल्सो सेट अप द कॉटेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द विलेजेस। अब एक विलेज में स्मॉल जो स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, छोटी छोटी कारखाने वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं, ये सब भी ना एक तरह से यहां पर में लगाया जाता है। ये सब फंक्शन होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का लगाने का। इसके बाद में भी अगर हम लोग बात करें तो इट सुपरवाइजेस द रूरल वाटर सप्लाई, रूरल रोड्स एंड द मार्केट रेगुलेशन। कहते हैं कि ये जो खास करके रूरल एरिया में किस तरह से वाटर सप्लाई किया जाएगा, किस तरह से रोड्स को मेंटेन किया जाएगा, और इतना ही नहीं किस तरह से वहां का मार्केट रेगुलेशन होगा, ये सारा का सारा चीज भी वहां पर में सुपरवाइज किया जाता है। तो ये फंक्शंस वगैरह कुछ जो था वो आपका ब्लॉक समिति का हम लोगों ने यहां पर में पढ़ा। अब ब्लॉक समिति के फंक्शन के पढ़ने के बाद में अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है, ये सारे के सारे वर्क तो होते हैं, इतने सारे काम वगैरह होंगे, इतने सारे प्रोग्राम वगैरह होंगे, ब्रिज ऑफ कैटल आएंगे, एक्सपर्ट जो वो एग्रीकल्चर वाले जो वो एडवाइस वगैरह करेंगे, लेकिन क्या वो वैसे का वैसा ही होगा? नहीं, बल्कि इसके लिए कुछ फंड ऑफ मनी की भी जरूरत होती है। अब बात आती है फंड ऑफ मनी का, जिसको एक तरह से हम लोग सोर्सेस ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं। तो अगला जो पॉइंट अब हम लोग पढ़ने जाएंगे वो अगला पॉइंट हम लोग का सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में ही है, क्योंकि जब तक सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं होगा ये सारे के सारे प्रोग्राम वगैरह भी विलेज लेवल पे या ब्लॉक समिति के लेवल पे ये कभी भी कंप्लीट हो नहीं सकता है। इसलिए ये नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग आ रहे हैं सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में। सोर्सेस ऑफ इनकम अबाउट द ब्लॉक समिति, ये क्या क्या है वो हम लोग सबसे पहले से पॉइंट नंबर 1, टैक्सेस ऑन हाउसेस, लैंड एंड कैटल सो ऑन। मतलब क्या हुआ कि हाउसेस के ऊपर में, लैंड के ऊपर में या फिर कैटल के ऊपर में जो टैक्सेस वगैरह आती है वो इसके ब्लॉक समिति के एक तरह से सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं। एंड इनकम फ्रॉम द लीज ऑफ समिति लैंड और द ऑर्गेनाइजिंग द फेयर्स एंड सो ऑन। कहते हैं कि इसके बाद में जो इनकम आता है वो आपका लीज ऑफ समिति लैंड का, मतलब इस समिति वगैरह में ना जो लैंड होते हैं ना उनकी लीज लगती है। अब वो लीज का अर्थ क्या होता है, बहुत सालों तक कोई भी एक ऑर्गेनाइज उसको अपने अंडर में रखता है, जिसके बदले वो टैक्स के रूप में उससे देता है। एंड ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स एंड सो ऑन, वहां पे फेयर्स वगैरह जिसको हम लोग मेला वगैरह कहते हैं ना, ये सब सारा का सारा चीज लगाया जाता है और वहां से जो पैसे वगैरह आते हैं वो इनके सोर्सेस ऑफ इनकम में होते हैं। इसके अलावा ग्रांट्स एंड असिस्टेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, इतना ही नहीं, ग्रांट्स और असिस्टेंट ये भी स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से ब्लॉक समिति को दिया जाता है, ये भी एक तरह से इनकम के रूप में हम लोग जानते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब ब्लॉक समिति वगैरह में जो रहने वाले होते हैं ना, ये लोग अपने घरों में जो बिजली वगैरह जलाते हैं ना उसका भी टैक्सेस लगता है, या फिर वाटर का जो यूज करते हैं ना
उसका भी टैक्सेस वगैरह लगता है। तो यहां से जितने भी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से जो पैसे वगैरह आएंगे ना, वो सोर्सेस ऑफ इनकम होगा ब्लॉक समिति का। और इसके बाद में जो लास्ट पर नेक्स्ट पॉइंट आपका वो है सेल ऑफ प्रॉपर्टी अंडर इट्स चार्ज, मतलब इसके अंदर में जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी होती है उसकी चार्जेस लगती है। तो वो एक तरह से ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी का जो चार्जेस आएगा ना, ये भी आपका सोर्सेस ऑफ इनकम के अंदर में आता है। तो ये इतने सारे पॉइंट्स वगैरह जो थे वो आपके सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में होंगे, और बहुत सारे सब पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग का अगला वीडियो वगैरह बनेगा। उस समय इतने सारे के सारे सोर्सेस ऑफ इनकम आप लोग बढ़िया से समझोगे, पढ़ोगे। दैट्स ऑल।